नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और CUET PG हिंदी के PYQs की इस सीरीज़ के अगले महत्वपूर्ण वीडियो में आई होप आप पिछले सारे वीडियोस देख कर आए होंगे, क्योंकि इन वीडियोस में यानी कि इस सीरीज़ में मैं आपको CUET PG 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कह लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि आपने तैयारी भले ही कहीं से की हो, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन आपको यहाँ से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत चुनिंदा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं और साथ ही साथ मैंने इसमें अपनी तरफ से भी बहुत सारे नए प्रश्न ऐड ऑन किए हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अपना आकलन ज़रूर करते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया है, क्योंकि इससे आपको भी एक आइडिया लगता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है जहाँ पे अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ। बाकी आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि उस प्रश्न के अंदर से अगर कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लिखा है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन सम्मिलित है। मिश्र बंधुओं का जो एक सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। अब मिश्र बंधु जो है, बंधु लिखा हुआ ही है, 3 भाई हैं ये। तो यहाँ पर आपको बताना है इन ऑप्शंस में से चूज़ करके कि सही नाम कौन सा है, यानी 3 मिश्र बंधु कौन है। गणेश विहारी, श्याम विहारी, सुखदेव विहारी, या फिर गणेश विहारी, कृष्ण विहारी, सुखदेव विहारी, या फिर श्री विहारी, देव विहारी, कृष्ण विहारी, या फिर ऑप्शन डी आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो आई होप आपने सही उत्तर दे दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप खुद से उत्तर देते चलिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको 50 प्रश्न इस वीडियो में कराने वाली हूँ, और ये 50 प्रश्न मैं काफ़ी कम समय में आपको करा दूंगी। आप दूसरे चैनल पे देखेंगे जाके तो अपने बैच को प्रमोट करने में ही 10 से 15 मिनट लगा दिए जाते हैं और फालतू की बातें होती हैं, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए काफ़ी सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक इतिहास ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ। इसके लेखक कौन हैं आपको यहाँ पर चुनना है। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ था, उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वैसे ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको सही उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि ये तक डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि आदिकाल के नामकरण जितने भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, चारण काल किसने कहा है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, आपकी ज़बान पे होने चाहिए। और इसी तरह से रीतिकाल के सारे नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामकरण और काल विभाजन आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आप सबने दे दिया होगा। सिद्ध सामंत युग या फिर सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहने वाले विचारक या फिर विद्वान है राहुल सांकृत्यायन जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सुमेलित करके ही लाई हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारे ही साहित्य इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है, अभी मैंने आपको कराया। और इनका प्रकाशन वर्ष भी याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो इनके लेखक और दूसरा इनके प्रकाशन वर्ष। इसके बाद में हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, सन 1940 में प्रकाशित, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसी तरह से आपको ये सारे ग्रंथ और इनके लेखक और इनके प्रकाशन वर्ष तीनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 5वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रवर्तक प्रथम साहित्यकार कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसीलिए ज़रूरी होता है जब आप सारे युग को पढ़ते हैं ना, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के विभिन्न युगों तक, तो आपको सबकी प्रवृत्तियां पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सबकी प्रवृत्तियों में ही भिन्नता होती है। और जब आप हर काल की प्रवृत्तियां पढ़ लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस काल में किस प्रकार का लेखन कार्य हुआ है। तो इस प्रश्न में राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक चेतना की बात हो रही है, तो उत्तर ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ पर बात हो रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ऑप्शन भी आपका करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास को रीतिकालीन कवि जो हैं, अब रीतिकाल की किस शाखा के कवि हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि रीतिकालीन शाखा जो है 3 उपशाखाओं में वर्गीकृत होती है। कौन कौन सी, पहली तो है रीतिबद्ध शाखा, दूसरी है रीति सिद्ध शाखा और तीसरी है रीति मुक्त शाखा। तो यहाँ पर पहली जो शाखा है इसके कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। इसी में केशवदास आते हैं और इसी में पद्माकर आते हैं, इसी में देव आते हैं। इसके बाद में दूसरी जो शाखा है रीति सिद्ध शाखा, इसके एकमात्र कवि आपको याद रखने हैं, एकमात्र प्रचलित कवि इसमें हुए हैं बिहारी लाल, जिनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। इसके बाद में तीसरी शाखा है रीति मुक्त शाखा, इसमें कई कवि हैं, जैसे कि इसमें घनानंद हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं और आलम हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे रचनाकार याद रखने हैं। अब आइए, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, इसका सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, फिर से रीतिकाल से है। आलम केली किसकी रचना है। बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आप दे ही लेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर नाम ही आ गया है राइटर का इस रचना में, आलम। तो यहाँ पर पता चल गया होगा आपको। 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि आलम केली कवि आलम की रचना है। अगले प्रश्न पर आइए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक पंक्ति दे दी गई है और ये पंक्ति न जाने कितनी बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है। इसका सही जवाब आपको देना है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसके बाद वाली पंक्ति है कि विन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही उत्तर आप सब ने ढूंढ लिया होगा। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये काव्य पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 9वां। फिर से यहाँ पर एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है ये काव्य पंक्ति किसकी है। पढ़ लीजिए आप आराम से और इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में ये रिपीट हो जाए। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने आई होप दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ये रहीमदास की पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां आपकी स्क्रीन पे। लिखा है इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। सबसे पहले तो याद रखिए ये कथन है किसका। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब याद रखना है ये किसके संदर्भ में इन्होंने कहा है, ऐसा किसके संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं। दोनों ही तथ्य आपको याद रखने हैं। और शुक्ल जी के बारे में बताऊं तो शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण कथन हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं या फिर होते हैं, उसकी एक अलग सीरीज़ मैंने आई थिंक 6-7 वीडियोज़ हैं, वो मैंने अलग करा रखी है चैनल पे, आपको मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट करना, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप सारे कथन जो है रिवाइज़ कर सकते हैं शुक्ल जी के, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ पे दीजिए पहले। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य देव, यानी कि रीतिकाल के पहली शाखा। कौन सी शाखा है पहले, अभी मैंने बताया था, रीतिबद्ध शाखा के कवि जो देव हैं आचार्य देव, उनके बारे में ऐसा कहते हैं
आचार्य शुक्ल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 11वां, लिखा है भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है। आपको इसका सही जवाब देना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और बड़ा ही आसान सा इसका जवाब भी है। यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग के को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, लिखा है छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से कौन नहीं है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो छायावाद के आधार स्तंभ नहीं हैं। सभी को याद होना चाहिए, जवान पे रहना चाहिए। जयशंकर प्रसाद यानी कि प्रसाद, पंत, निराला और आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली कवित्री जिनका जन्म सन 1907 में हुआ था, महादेवी वर्मा, चौथी आधार स्तंभ हैं छायावाद की। अब आप इस प्रश्न का सही उत्तर आसानी से ढूंढ लिए होंगे। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि कवि अज्ञेय इसमें नहीं आते हैं। अज्ञेय जो हैं प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं और प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने गए हैं। सन 1943 में इनका तार सप्तक आया था, उसके साथ से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, लिखा है कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी एक महाकाव्य है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बारे में ऐसा कौन कहते हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। और कामायनी के संदर्भ में मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है कि कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, आपको याद रखना है। और सारे सर्गों का क्रम भी आपको याद रखना है। तो आपको अगले वीडियोस में कामायनी से संबंधित प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये तथ्य एक तो आपको यहीं पे बता दिया है और क्रम आपको खुद से याद करने हैं, क्योंकि आगे मैं इससे संबंधित प्रश्न कराऊंगी ही। तो यहाँ पर आप 13वें प्रश्न का सही जवाब दीजिए पहले कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी अंधेरे में कविता बड़ी प्रचलित है, जिनकी ब्रह्म राक्षस कविता बड़ी प्रचलित है। तो इन कविताओं के नाम भी आपको याद रख लेने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, चलो भाई बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न पर आइए। 14वें प्रश्न में काव्य पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये किसकी है। लिखा है यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत भूषण विनु न विराजिए कविता वनिता मित्त। यानी कि कविता के संदर्भ में यह लक्षण किसने दिया है। जैसे हम काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण पढ़ते हैं ना संस्कृत काव्यशास्त्रियों के, वैसे ही ये एक हिंदी काव्यशास्त्री विद्वान का काव्य लक्षण है। तो यहाँ पर 14वें प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर आपने ज़रूर दे दिया होगा, क्योंकि ये बड़ी ही प्रचलित पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि आचार्य कवि केशवदास की ये काव्य पंक्ति है, जिनकी रामचंद्रिका रचना बड़ी ही प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, लिखा है हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है हिंदी भाषा का पाणिनि और हिंदी व्याकरण का पाणिनि दो अलग प्रश्न हैं, तो दो अलग नाम यहाँ पर रहेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए 15वें के बाद 16वां प्रश्न मैंने यही डाला है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो पहले तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और दोनों ही आपको नोट डाउन भी कर लेने हैं। नहीं नोट डाउन करने हैं तो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेने हैं। तो हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। और हिंदी व्याकरण का सुनिए, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अब 16वें प्रश्न का जवाब आप दे ही लेंगे कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, यानी कि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। और हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, एक बार बोलिए। किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, 17वें प्रश्न पर आइए। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हुई है ये पंक्ति। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मानने वाले आलोचक का नाम क्या है। तो ये वही हैं जिनका साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित हुआ था और उसी में ये पंक्ति आती है। उत्तर आपने खोज लिया होगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए, यानी कि पहला
ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, प्राकृत भाषा की बात हो रही है, उस समय जैसे गाथा कहने पर किस भाषा का बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? आपको सही जवाब यहाँ पर देना है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। और इसीलिए जब मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इसका वीडियो चैनल पे आपको मिलेगा, आप सभी ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि जो प्रचलित पुस्तकें हैं, क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि एक ही पुस्तक को आप बहुत गहराई से और ज़्यादा बार पढ़ जाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से एज इट इज़ उठाकर रख दिया जाता है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आपको इस पुस्तक की कीमत और इस पुस्तक का महत्व पता लग रहा होगा। तो इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो है वो आपको छोड़नी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना है, ये पहले से ही सुमेलित है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विशिष्टा द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य कौन है? माधवाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद, यहाँ पे करेक्ट करिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है या फिर संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। द्वैताद्वैतवाद के कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। और निम्बार्क संप्रदाय के कौन है? निम्बार्काचार्य ही हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 20वां। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये CUET PG में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आपको एक तरफ आलोचना की पुस्तकें दे दी गई हैं, दूसरी तरफ आलोचक का नाम दे दिया गया है। अब आपको सुमेलित यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर सुमेलित करने की मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक तो नहीं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि जिनके सही उत्तर आपको पता है आप पहले उन्हें मिलाकर देखिए, क्योंकि 90% केसेस में आपको उत्तर मिल जाता है अगर आपको 1 या 2 रचनाएं ही पता होती हैं। तो चलिए 1 या 2 रचनाओं से अंदाज़ा यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि सिद्ध साहित्य किसका है, आपको आई होप पता हो, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जैसे सिद्ध साहित्य जो है वो धर्मवीर भारती की पुस्तक है। इसके बाद में नाथ साहित्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए ए का 1 और वी का 2 कहाँ पे है? ए का 1 और वी का 2 2 ऑप्शंस में है। अब यहाँ पर हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। और हिंदी के विकास के अपभ्रंश का योग नामवर सिंह की है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको एटलीस्ट आपको 3 पुस्तकों और उनके आलोचक का नाम पता होना चाहिए था, क्योंकि 2 से यहाँ पे काम नहीं चला। बाकी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको नहीं याद थी ये रचनाएं तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 21वां। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। पहला प्रश्न कराते समय ही मैंने डिस्कस किया था कि आपको आदिकाल के सारे ही नाम याद रखने हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा किसने दी है। तो आदिकाल के सारे ही नाम आपको याद रखने हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो चलिए आप इसका सही उत्तर दीजिए। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज बपन काल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 22वां। एक कथन दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये कथन किस सप्तक से है। तार सप्तक जो हैं 4 आए थे ना, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो आपको यहाँ से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लिखा है प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में ईष्ट है, वह साधन है और दोहरा साधन है। तो यहाँ पर अज्ञेय का यह स्पष्टीकरण किस सप्तक में सम्मिलित है, इसका सही जवाब आपको चुनना है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा सप्तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 23वां।
लिखा है इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन से नाटक को पूर्ण नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी तो मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी ना, 1850 में उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया था, वैसे ही यहाँ पर आपको चुनना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था। तो वे सती प्रताप नाटक को पूरा नहीं कर पाए थे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 24वां प्रश्न है, लिखा है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री नामक शोध पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, इसका सही जवाब आपको चुनना है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं फिर। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय संप्रदायों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाइए। इस तरह के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के कई उपन्यास दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें सही क्रम से लगाइए। ऐसे ही यशपाल के उपन्यास दे दिए जाते हैं और भीष्म साहिनी के दे दिए जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक दे दिए जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं दे दी जाती हैं, अज्ञेय की रचनाएं दे दी जाती हैं। तो प्रमुख जितने विद्वान हैं, राइटर्स हैं, उनकी रचनाओं का सही क्रम आपको याद रखना है। और रचनाकारों का भी कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए प्रश्न मिल जाता है। जैसे कि कई रचनाकारों के नाम दे दिए जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दे दिया जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का दे दिया जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दे दिया जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि इनकी जन्म तिथि के अनुसार इन्हें सही क्रम से लगाइए। तो इस तरह के प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए पहले तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर दीजिए। तो 25वें प्रश्न में आपको सभी संप्रदायों को सही मतलब एक क्रम से लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले तो आएगा अलंकार संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार है। दूसरे पे आइए ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य वामन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अगले पे आइए, अगले पे आएगा वी, यहाँ पर 8 नहीं होगा, वी होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक है। और लास्ट में आएगा ऑप्शन डी, यानी कि वक्रोक्ति संप्रदाय। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक हैं। तो आपको सारे आचार्यों के भी नाम याद होने चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए। 26वां प्रश्न है फिर से भारतीय काव्यशास्त्र से। लिखा है भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब आपको देना है कि किसका स्थान कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले तो आएगा भामा का, और भामा से ऊपर आता है आचार्य भरत मुनि का, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा वामन का। अगर यहाँ पर दंडी का नाम आता तो दंडी दूसरे नंबर पे आ जाते, क्योंकि वो वामन से पहले आते हैं, भामा के बाद आते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा नाम रुद्रट का, और चौथे नंबर पे नाम आएगा मम्मट का, जिनका काव्य प्रकाश ग्रंथ बड़ा ही प्रचलित है। तो यहाँ पर आपने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। सबसे पहले आएगा ऑप्शन ए, उसके बाद में आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए के बाद में सी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 27वां। लिखा है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2013 में मिला? आपको याद रखने हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किस लेखक को मिला है हिंदी साहित्य जगत में। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं पुरस्कारों और रचनाओं से। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है जैसे महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर 27वें प्रश्न का सही उत्तर आप पहले दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि केदारनाथ सिंह जी को सन 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 28वां। लिखा है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है। ये भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राधा कृष्ण दास जी की ये रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए।
अगला प्रश्न है 29वां, लिखा है मीराबाई ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया है। सही से पढ़िए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ही जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और बीच में नहीं लिखा होता है, वो हम भूल जाते हैं, उस चक्कर में हमारा गलत हो जाता है उत्तर भर दिया। क्योंकि आपको 1.5 घंटे का समय वहाँ पे मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। इसको आपको सही से उपयोग करना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए कि मीराबाई ने किस भाषा का प्रयोग निम्नलिखित ऑप्शंस में से नहीं किया था। तो मीराबाई ने ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया था, गुजराती का भी प्रयोग किया था, राजस्थानी का भी प्रयोग किया था, बघेली का नहीं किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है रचनाकार और रचना का सही युग्म नहीं है। फिर से नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की नहीं है। तो आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए आप सही उत्तर देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर देती हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि विद्याधर की रचना पुरुष परीक्षा नहीं है। बाकी सभी जो हैं करेक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 31वां। एक रचना दे दी गई और पूछा गया है कि ये काव्य संग्रह किसका है। रचना है काव्य मंजूषा। अब आप बताइए ये किस कवि का काव्य संग्रह है। बहुत बार प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर ही लीजिए। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर दे दिया होगा आप सबने, आई होप। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जिनके नाम के आधार पर या फिर जिनका हिंदी साहित्य जगत में इतना अधिक योगदान था कि इनके नाम पर ही हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक काल के दूसरे सोपान को द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न पर आइए, 32वें प्रश्न पर। 32वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की कृति करवला किस विधा की रचना है। जैसे पढ़ लीजिए, यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं हुई है, नहीं तो आप सोचें यहाँ पे निर्मला होना चाहिए था, क्योंकि करवला तो किसी ने नहीं सुनी है। इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही आपको क्लैरिटी दे दी है कि यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं हुई है। तो चलिए इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि उपन्यास सम्राट का ये जो यानी कि उपन्यास सम्राट की ये कृति करवला एक नाटक विधा की रचना है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 33वां। आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको एक तरफ नामकरण दिया गया है और दूसरी तरफ इतिहासकार का नाम दिया गया है कि किस इतिहासकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। इस तरह के 2 प्रश्न ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं देखने को। अब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ए का थर्ड कहाँ पे दिया गया है? देख लीजिए, इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना होता है। सीधे आपको एक का आंसर पता होने से ही आपने सही ऑप्शन चूज़ कर लिया। बाकी मिला देते हैं। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 34वां। लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला की रचना है, में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि तुलसीदास, जो कि निराला की ही रचना है, और सरोज स्मृति, ये भी निराला की रचना है। इसमें तो ये लिखते भी हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति भी रिपीट हो जाती है परीक्षाओं में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 35वां। शुरुआत में ही इसका उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ। लिखा है जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कामायनी काव्य संग्रह, इसमें सर्गों की संख्या क्या है और सर्गों का सही क्रम क्या है, वो भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ। पहले तो सर्गों की संख्या 15 है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब सर्गों का सही क्रम क्या है, नोट डाउन करिए। सबसे पहला सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग है आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग है वासना, अगला सर्ग है लज्जा, अगला सर्ग है कर्म, अगला सर्ग है ईर्ष्या, अगला सर्ग है ईड़ा, अगला सर्ग है स्वप्न, अगला सर्ग है संघर्ष, अगला सर्ग है निर्वेद, और अगला सर्ग है दर्शन, अगला सर्ग है रहस्य, और 15वां सर्ग है आनंद। अब आपको रटने पड़ेंगे ये सारे ही सर्गों के नाम, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए।
अगला प्रश्न है 36वां, लिखा है प्रेमचंद की कृति निर्मला की कथा वस्तु क्या है, यानी मुख्य क्या विषय वस्तु है जिस पर ये कहानी केंद्रित है निर्मला की। आई होप आप सबने ये उपन्यास पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़िएगा। काफ़ी पतला सा उपन्यास है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको वाकई में पढ़कर अच्छा लगेगा। नई चीज़ें पता चलेंगी कि जब बेमेल विवाह होता है, जैसे कि कोई उम्र दराज व्यक्ति से किसी कम उम्र के व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो बाद में कितनी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको उत्तर तो मैंने दे ही दिया है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बेमेल विवाह पर आधारित है ये कृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 37वां, लिखा है भारत सौभाग्य। ध्यान से पढ़िए, भारत सौभाग्य लिखा है। ये नाटक किस लेखक का है? जैसे कि भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब आपको यहाँ पर सही जवाब देना है, भारत सौभाग्य किसका नाटक है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का ये नाटक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38वां, लिखा है संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? इसका सही जवाब आपको देना है। तो बखना भी थे, रज्जब भी थे, सुंदरदास भी थे। सुंदरदास जो हैं सबसे सुशिक्षित कवि माने जाते हैं। अगर आप भक्ति काल में बात करेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। बाकी 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दरिया संत दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 39वां, लिखा है हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, ऐसा कहने वाले आलोचक का नाम क्या है? इसका सही जवाब आपको चुनना है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 40वां, लिखा है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीतिकाल हो या फिर आदिकाल हो या फिर भक्तिकाल हो, इन सब के जितने भी नाम हैं आपको याद रखने हैं। तो आपको एक प्रश्न और देखने को मिल गया है रीतिकाल से संबंधित, क्योंकि आदिकाल के तो मैंने आपको सारे नाम करा ही दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। 41वां प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रति भौतिक का चमत्कार, यह कथन दिनकर ने किस कृति के संदर्भ में कहा है? यहाँ पर बात हो रही है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी रश्मि रथी रचना बड़ी प्रचलित है, जिनकी उर्वशी बड़ी प्रचलित है, जिनकी कुरुक्षेत्र भी बड़ी प्रचलित है और जिनकी संस्कृत के 4 अध्याय भी बड़ी प्रचलित है। ये चारों रचनाएं इनकी हैं और चारों ही रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल लीजिए। चारों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बताती हूँ कि दिनकर ने ऐसा किस कृति के संदर्भ में कहा है? अपनी ही कृति के संदर्भ में कहा है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ऐसा कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां, लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है, कौन सी है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर। 42वें प्रश्न का सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को ही आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वां, एक पंक्ति दे दी गई है आदिकाल से और बताना है ये काव्य पंक्ति किसकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुई है। लिखा है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए से यार। अगली पंक्ति है वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो आपको यहाँ पर बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है जिनका ग्रंथ है परमाल रासो और उसी में ये पंक्ति आती है। परमाल रासो किसका ग्रंथ है? जगनिक का है, जिसको आलाखंड भी कहा जाता है। तो ये तीनों तथ्य आपको इस पंक्ति से संबंधित याद रखने हैं। एक तो ये कि ये काव्य पंक्ति किसकी है, दूसरा किस रचना से उद्धृत है और उस रचना को और क्या कहा जाता है। तो ये परमाल रासो से है। परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है और परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 44वां, लिखा है भाषा भूषण किसकी रचना है? तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न है, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा यहाँ पे है नहीं। तो ऑप्शन वी यहाँ पर जसवंत सिंह करेक्ट बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 45वां, आदिकाल से। यहाँ पर एक पंक्ति दे दी गई है और इसका सही उत्तर आपको देना है कि पंडिय शैल सत्य वखाणा। अब आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये
अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है। भट्ट कह लीजिए या फिर अपभ्रंश कह लीजिए, इसीलिए पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है। तो पंडिये सल सत्य वखाणई देही बुद्धि वसंत न जाने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि ये सरप्पा की पंक्ति है। और सरप्पा क्या है, एक सिद्ध कवि हैं। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, 84 है। नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। और सिद्ध कवियों का नाम याद रखने की सबसे सरलतम ट्रिक ये है कि जिनके नाम के अंत में मुख्यतः पा आता है वो सारे सिद्ध कवि होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 46वां प्रश्न है, एक पंक्ति दे दी गई है फिर से और पूछा गया है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। लिखा है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। अगली पंक्ति है उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 46वें प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए यानी कि ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 47वां प्रश्न है, लिखा है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्ति किसकी है और किस रचना से है। चलिए दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर ये काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की ही है और उनकी भारत भारती रचना में ये काव्य पंक्ति आती है। और भारत भारती के बारे में मैं आपको एक तथ्य और बता दूं कि भारत भारती का प्रकाशन जो है सन 1912 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 48वां। लिखा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है। ये तो मैं करा चुकी हूँ, रिपीट हो गया आई थिंक। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है। अगले प्रश्न पर आइए। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है। चलिए बताइए। और आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो इसका उत्तर आप दीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि सन 1954 में मैला आंचल प्रकाशित हुआ था। और आपको याद रखना है मैला आंचल के प्रमुख पात्रों को भी, हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में पात्र बहुत रहते हैं, तो इसमें आप मुख्य पात्रों में किसका किसका नाम याद रख सकते हैं। आप रख सकते हैं इसमें नाम याद डॉक्टर प्रशांत का, आप याद रख सकते हैं नाम इसमें कालीचरण का, आप नाम याद रख सकते हैं इसमें वालदेव का, आप नाम याद रख सकते हैं इसमें कमली का, और आप नाम याद रख सकते हैं इसमें सुमृत दास का। इतने नाम आप याद कर लीजिए फिलहाल के लिए, बाकी आगे मैं आपको बताती रहूँगी। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50वां। लिखा है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं। आपको चुनना है। तो राम भक्ति शाखा हो या फिर कृष्ण भक्ति शाखा हो, जैसे कि भक्ति काल जो है वो 2 शाखाओं में डिवाइड होता है ना, कौन कौन सा, एक तो निर्गुण और दूसरा सगुण। तो निर्गुण भी फर्दर 2 शाखाओं में डिवाइड होता है, कौन कौन सी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। इसके बाद में सगुण भी 2 शाखाओं में डिवाइड होता है, कौन कौन सी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो सारी शाखाओं के मुख्य कवियों के नाम आपको याद रखने हैं। और प्रवर्तक कवि कौन है उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो तो मैं आपको बताई दे रही हूँ। जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका पद्मावत प्रचलित है। इसके बाद में बात करूँ तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है, महाकवि तुलसीदास जी हैं। और कृष्ण भक्ति के कौन है, सूरदास जी हैं। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो अंतिम प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है यानी कि नंददास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर 50 प्रश्नों का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं CUET PG से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करा चुकी हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है। और अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत तौर पे आप सुझाव लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कहाँ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और चाहते हैं आप कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो उसके लिए आप कमेंट करें प्यारा सा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में खुद भी चैनल से जुड़ें, अपने साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।